तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ हितेश रुहेला एंड वेलकम टू नॉलेज विद हितेश। तो आज हम आगे बढ़ाते हैं हमारी मिडीवल हिस्ट्री की सीरीज़ को। और लास्ट क्लास में हमने बात की थी टर्क्स और अरब्स का इन्वेजन, है ना। हमने देखा था कि कैसे मोहम्मद बिन कासिम आते हैं इंडिया के अंदर, सिंध को कैप्चर करते हैं, और कैसे महमूद ऑफ गजनी और हमारे मोहम्मद गौरी भी आते हैं अफगानिस्तान से और इंडिया के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। और वहीं से हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कि फिर हमारी स्टार्ट होती है दिल्ली सल्तनत, ठीक है भाई। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, और आज हम देखेंगे कि कैसे दिल्ली के ऊपर एक के बाद एक डायनेस्टीज आती हैं और स्टैब्लिश करती हैं अपने आप को और दिल्ली सल्तनत को चलाती हैं। तो देखो, आज का हमारा टॉपिक रहेगा दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत आपकी कब तक चलती है, तो आपको बता देता हूं मैं, 1206 से लेके आपका 1526 तक, है ना। क्योंकि 1526 के अंदर क्या होता है, बाबर इंडिया के ऊपर आ जाते हैं और वो अटैक कर देते हैं, और वहां से फिर आप देखोगे दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है और हमारी मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है भाई। तो चलो, सबसे पहले देखो आप कि जो दिल्ली सल्तनत है हमारा, वो इतने एरिया पे अपने पीक टाइम पे कैप्चर कर पाता है ना। इतना एरिया वो कैप्चर कर लेता है अपने पीक टाइम पे। और तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड रहता है जब मतलब वो टाइम पीरियड पे जो दिल्ली सल्तनत होती है ना, अपने पीक पे होती है। एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, एरिया एक्सपेंशन में अपने पीक पे होती है, ठीक है। याद रखना है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मोहम्मद बिन वो किसके टाइम पीरियड पे दिल्ली सल्तनत एरिया वाइज अपने पीक पे होती है ना, सबसे ज्यादा टेरिटरी कैप्चर करके रखती है, तो मोहम्मद बिन तुगलक डायनेस्टी में। जब हम पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी तब भी मैं आप लोगों को ये बताऊंगा। तो देखो भाई, दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 हमारी डायनेस्टीज है जो काफी इंपॉर्टेंट है, और 5 डायनेस्टीज ही हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले है हमारी मामलुक डायनेस्टी, जिसको हम स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे सबको। इनका टाइम पीरियड चलता है आपका 1206 से 1290 तक, ठीक है। याद रखना है, पहली कौन सी है, स्लेव डायनेस्टी, जिसको मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे खिलजीज, है ना, और खिलजी आते हैं फिर 1290 से लेकर 1320 एडी तक ये रूल करते हैं दिल्ली के ऊपर। और इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट रूलर हम पढ़ेंगे। अगर स्लेव की बात करूं, स्लेव के अंदर आपको हालांकि बहुत सारे रूलर्स हम पढ़ेंगे, पर सबसे इंपॉर्टेंट 4 रूलर्स हैं। कौन कौन से हैं, तो देखो, अभी आपको थोड़ा बहुत इंट्रो बता देता हूं, फिर आज हम इसमें सिर्फ स्लेव डायनेस्टी ही कवर कर पाएंगे। देखो, एक हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बाद आप देखोगे रजिया सुल्तान, है ना, और रजिया सुल्तान के बाद घियासुद्दीन बलबन, ठीक है भाई। ये 4 जो रूलर्स मैंने आपको लिखवाए हैं इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, और ज़्यादातर क्या 99.9% क्वेश्चन यहीं से आपके आते हैं, है ना। अगर स्लेव डायनेस्टी से पूछे जाते हैं तो इन्हीं एरिया से आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इनके आगे पीछे बीच में कई रूलर्स आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। पर फोकस कहाँ रखेंगे, इन्हीं 4 पे। इसके बाद आती है हमारी खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी आती है, खिलजी के अंदर आपके 2 इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, एक आपके जलालुद्दीन खिलजी और एक आपके हैं अलाउद्दीन खिलजी, है ना। अलाउद्दीन खिलजी आपको याद हो तो वही वाले अलाउद्दीन खिलजी हैं जो पद्मावत मूवी के अंदर भी उनको मतलब दिखाया गया, उनकी स्टोरी बताई गई है ना। तो चित्तौड़ के ऊपर वो अटैक करते हैं, तो रानी पद्मावत होती है, पद्मावती, तो उन्हीं के ऊपर वो मूवी बनाई थी, पद्मावत मूवी। तो वही वाले क्या है, अलाउद्दीन खिलजी, इनके बारे में बात करेंगे। इनके बाद आते हैं हमारे तुगलक डायनेस्टी आती है। इसके अंदर भी आप घियासुद्दीन तुगलक और आपके मोहम्मद बिन तुगलक और एक आपके फिरोज शाह तुगलक, 3 तुगलक जो है इंपॉर्टेंट रूलर्स है, वो इंपॉर्टेंट है, वो भी डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद सैयद डायनेस्टी आप देखोगे तो इतनी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी नहीं है, सबसे लेस इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है हमारे दिल्ली सल्तनत की सैयद डायनेस्टी। इसके अंदर बस आप खिजर खान के बारे में हम जिक्र करेंगे और बाकी के रूलर्स के नाम वाम देखेंगे, या जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं उनके टाइम पीरियड पे उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है भाई। और 1414 से लेकर 1451 तक ये भी रूल करते हैं। इसके बाद लास्ट डायनेस्टी आती है हमारी लोधी डायनेस्टी। जो लोधी डायनेस्टी है, इसके अंदर भी हमारे 2-3 जो रूलर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। एक हम बहलोल लोधी देखेंगे और हमारे इब्राहिम लोधी के बारे में बात करेंगे, है ना। बीच में सिकंदर लोधी भी आते हैं, तो उनके बारे में भी जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम जानेंगे, ठीक है भाई। और फिर हमारी यहाँ पे दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी, और इन्हीं के बाद होती है हमारी मुगल्स की एंट्री। तो मुगल हम स्टार्ट करेंगे, तो चलो जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी इसको दिल्ली सल्तनत को। आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी को। तो देखो भाई, स्लेव डायनेस्टी आपको याद रखनी है। स्लेव डायनेस्टी का नाम स्लेव डायनेस्टी क्यों पड़ा, तो उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे क्या रीजन है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो वो मोहम्मद गौरी थे, है ना, जब वो मतलब इंडिया के ऊपर आए, उन्होंने अटैक किया, तो वापस से वो चले गए थे ना। पृथ्वीराज चौहान के साथ उनकी लड़ाई हुई थी, जिसको हम बैटल ऑफ तरेन्स के नाम से जानते हैं। 2 बैटल हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन और सेकंड बैटल ऑफ तरेन। इसके अलावा एक थर्ड बैटल ऑफ तरेन भी हुई थी, वो इल्तुतमिश के बारे में भी पढ़ेंगे तो तब बताऊंगा आपको, ठीक है। 2 बैटल याद रखनी है, मोहम्मद गौरी की और पृथ्वीराज चौहान की बैटल हुई थी। तो अब देखो क्या होता है,
अब मोहम्मद गौरी तो वापस चले जाते हैं, तो वो अपने एक स्लेव को और अपने कमांडर को, है ना, उनका आर्मी कमांडर होता है और काफ़ी मतलब फेमस होता है उनका आर्मी कमांडर, काफ़ी पावरफुल होता है, जिनका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है भाई, ये फोटो देखो कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो ये एक स्लेव भी थे और उनके कमांडर भी थे। तो ये इनको दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बिठा देते हैं, दिल्ली की गद्दी पे बिठा देते हैं और मोहम्मद गौरी फिर खुद वापस चले जाते हैं, ठीक है, अफगानिस्तान। तो जो ये हैं, अब ये दिल्ली की गद्दी पे बैठते हैं और आप कह सकते हो तो वहीं से ही हमारी स्टार्ट हो जाती है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के फाउंडर भी कौन है? मोहम्मद बिन वो कुतुबुद्दीन ऐबक। और आपके कह सकते हो स्लेव डायनेस्टी के भी फाउंडर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। पहली डायनेस्टी है स्लेव डायनेस्टी, क्योंकि ये गुलाम थे या गुलाम वंश था ना, इनको हिंदी में भी हम बोलते हैं गुलाम वंश, तो ये है स्लेव डायनेस्टी। ज़्यादातर रूलर आप देखोगे या तो स्लेव होते हैं या स्लेव के कमांडर या मिनिस्टर होते हैं, इसलिए इस डायनेस्टी का नाम स्लेव डायनेस्टी रखा जाता है। देखो भाई, अब बात करते हैं सबसे पहले हम स्लेव डायनेस्टी। मैंने आपको बताया 1206 से 1290 तक रहती है, जिसके अंदर जो फर्स्ट रूलर होते हैं वो होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इनका टाइम पीरियड चलता है आपका 1206 से लेके आपका 1210 तक। ठीक है, याद रखना है। सिर्फ और सिर्फ ये आप देखोगे तो 4 साल ही रूल कर पाते हैं ना, 4 साल बीच के मिलते हैं इनको। अगर हम 6, 7, 8, 9, 10 5 मान लेते हैं ना, 4 + 1, क्योंकि 10 तक रूल करते हैं ना, तो 5 साल इनको मिलते हैं। और ये आपको याद रखना है इनके बारे में कि ये फाउंडर हैं, ठीक है, इस डायनेस्टी के, और दिल्ली सल्तनत के भी फाउंडर हैं और स्लेव या मामलुक डायनेस्टी के भी फाउंडर हैं। ठीक है, याद रखना, दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। और पहले ऐसे सुल्तान हैं जिन्होंने दिल्ली के अंदर आप कह सकते हो टर्किश जो कल्चर है उनको क्या करा, उनको इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अब कहने को ये आपका, इनको अफगान्स नहीं बोलेंगे, आए ये अफगानिस्तान से थे, लेकिन इनकी जो रूट्स हैं, इनका जो बैकग्राउंड है वो कहाँ से था? वो टर्की से था। ठीक है, तो ये अपने आप को क्या कहते थे? अफगान्स नहीं कहते थे, ये अपने आप को कहते थे टर्किश, है ना। तो टर्किश आपको याद रखना है, टर्किश कल्चर इन्होंने दिल्ली के अंदर इंट्रोड्यूस करा। इसके अलावा मैंने क्या बताया कि ये मोहम्मद गौरी के क्या थे? स्लेव थे, गुलाम थे, इसलिए इन्होंने कभी भी एक सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, तो ये भी बहुत पूछा जाता है कि भाई बताओ कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट किया था कि नहीं किया था? तो नहीं किया था। ठीक है, याद रखना है, इन्होंने सुल्तान का टाइटल भी एक्सेप्ट नहीं किया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कौन कौन से टाइटल अडॉप्ट किए? इन्होंने इसके अलावा मलिक का, मलिक खासकर बोला जाता था, जो स्लेव होते थे ना उनको मलिक का टाइटल दिया जाता था। आगे भी आपको काफ़ी ऐसे किस्से बताऊंगा जो अपने आप को मलिक बोलते हैं ना, मलिक मतलब स्लेव। इसके अलावा लाख बख्श, ये तो लोगों ने इसको टाइटल दिया था लाख बख्श का, कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों दिया था? उसके पीछे रीज़न ये था कि डोनेशन के अंदर ना ये लाखों रुपए डोनेट कर देते थे, है ना, लोगों को दे देते थे। तो लोगों ने खुश होकर इनको लाख बख्श का टाइटल अडॉप्ट किया। पूछा जाता है एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है, लाख बख्श का टाइटल किसको मिला था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला था। ठीक है, आगे देखो, सिपा सलार, ये भी ये अपने आप को बोलते थे मैं सिपा सलार हूँ ना। किसका सिपा सलार हूँ? एक तरह से सिपाही आप समझो ना, सिपाही थे, किसके थे? मोहम्मद गौरी के। तो वो आपको याद रखना है। तो ये टाइटल 3 थे जो इनको मिले थे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से बनता है, अब लोगों को क्या लगता है, दिल्ली सल्तनत हम पढ़ रहे हैं, है ना, तो कैपिटल कहाँ पे होगी? दिल्ली में होगी। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप देखोगे मोस्टली 99% जो रूलर्स थे वो अपनी कैपिटल को दिल्ली ही बनाते थे। हालांकि एक आपको दिखेंगे एक्सेप्शन, जो है कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने अपनी कैपिटल को कहाँ पे बनाया था? लाहौर में। आज की डेट में आपका पाकिस्तान के अंदर है लाहौर। ठीक है, तो लाहौर में इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखो, 2 बाबा जी आए थे, है ना, उस टाइम के। आप देखोगे तो अगर इस्लामिक बाबा जी आप कह सकते हो, है ना, इस्लामिक सेंट आप कह सकते हो। तो 2 धर्मगुरु क्या आप कह सकते हो, 2 धर्मगुरु आए थे जब मोहम्मद गौरी इंडिया आए थे उनके साथ। 2 कौन कौन थे? एक आपके थे मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, और दूसरे थे आपके कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, ये आपके दिल्ली के अंदर आके सेटल हो जाते हैं, है ना, यहाँ पे आके बस जाते हैं आप कह सकते हो। और जो मोइनुद्दीन सलीम चिश्ती थे, ये आपके अजमेर के अंदर आके बस जाते हैं। ठीक है, और अजमेर आप देखोगे तो अजमेर शरीफ लोग काफ़ी फेमस है, अजमेर शरीफ, है ना, अजमेर में जाते हैं, दरगाह है, तो वहाँ पे इन्हीं की, सलीम चिश्ती की दरगाह है वहाँ पे। ठीक है, और दिल्ली के अंदर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की है। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए ना, पूछे जाते हैं एग्जाम में और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हम देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक आगे जाके इन दोनों जो पर्सन है ना, इनके लिए इनकी डेथ के बाद काफ़ी मतलब वो ही बनाते हैं, एक मोन्यूमेंट बनाते हैं, एक इनके लिए बनाते हैं वो 2.5 दिन का झोपड़ा, और इनके लिए बनाते हैं वो इनके लिए बनाते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा, और इनके लिए बनाते हैं कुतुब मीनार। ठीक है, नाम याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं इस बारे में। देखो भाई, अब आगे बढ़ते हैं, चलो। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए
कि जो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक थे, है ना, इनके टाइम पे क्या हो रहा था। अब देखो गुरिड एम्पायर था, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि गुरिड एम्पायर था, जिसके अंदर आप इंडिया की टेरिटरी थोड़ी सी है ना, और अफगानिस्तान की, पाकिस्तान की, पूरा एम्पायर जो मोहम्मद गौरी थे उन्होंने अपना वो बना रखा था, और उसके अंदर गजनी भी आता था, ठीक है। तो वहाँ के जो गवर्नर थे उनका नाम था ताजुद्दीन यल्दुज, ठीक है, नाम याद रखना है, ताजुद्दीन यल्दुज। इन्होंने क्या करा था, इनके टाइम पीरियड पे इंडिपेंडेंट हो गए थे। बोला कि भाई जब इनको गद्दी मिली कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो इन्होंने बोला यल्दुज ने कि भाई अब मैं तो किसी के अंडर में काम नहीं करता, है ना, मैं गजनी का रूलर हूँ, तो मैं इंडिपेंडेंट हो गया। तो इन्होंने फिर उसके साथ लड़ाई की, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनको हराया, रूलर ऑफ गजनी को, ठीक है। नाम याद रखना, यल्दुज भी आप याद रखोगे तो आपका काम चल जाएगा। ताजुद्दीन यल्दुज पूरा नाम है, इनको हराया और गजनी को अपनी टेरिटरी के अंदर इंक्लूड किया फिर से, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अब बात करते हैं कि देखो उस टाइम पे राइटर्स भी थे, पोइट्स थे, है ना, उनको भी जो जो आपके किंग और रूलर्स थे वो उनको क्या करते थे, पैट्रोनाइज करते थे, फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे, है ना, जो उनके रॉयल कोर्ट में होते थे, ठीक है भाई। ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। हसाउन निज़ामी, ठीक है, हसाउन निज़ामी आपको याद होना चाहिए। ये एक वो थे, पोइट थे, राइटर थे। इन्होंने क्या लिखा था, ताजुल मसीर, जो कि पहली आप कह सकते हो जो हमें पहली ऐसी बुक मिली जो कि दिल्ली सल्तनत के बाद दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें चीज़ें बताती थी, ठीक है, तो याद रखना है। और दूसरे कौन थे, फ़कीरी मुदब्बिर, ठीक है, नाम याद रखना है, फ़कीरी मुदब्बिर और आपका हसनुन निज़ामी, ठीक है, दोनों के नाम याद रखना है। और किन्होंने पैट्रोनेज किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके अलावा मैंने आपको बताया जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कराया, स्टार्टिंग करा देते हैं कुतुब मीनार की। अब देखो यहाँ पे आपको याद रखना है, कुतुब मीनार मैंने लिखा है, लेकिन कुतुब मीनार को कंप्लीट नहीं कराते, उनको बनवाना स्टार्ट करते हैं। और जब हम देखेंगे आगे, मैंने लिखा, आगे भी मैंने ऐड किया होगा कि जब इल्तुतमिश हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में, तो वो उसको कंप्लीट कराते हैं कुतुब मीनार को। तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि भाई बताओ कुतुब मीनार को स्टार्ट किसने कराया, है ना, बनाना किसने स्टार्ट कराया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कंप्लीट किसने करवाया, तो इल्तुतमिश ने, नाम याद रखना है। और अगेन आपसे पूछा जाता है कि कुतुब मीनार, है ना, ये किसके नाम पे इसका नाम कुतुब मीनार रखा हुआ है, तो ये अभी जो हमने देखे थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, है ना, जो मैंने बताया दो बाबा जी आए थे, एक तो सलीम चिश्ती साहब थे और एक आपके कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। तो जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे वो आपके दिल्ली के अंदर सेटल हुए थे, तो उन्हीं की याद में, उन्हीं की मेमोरी में इन्होंने कुतुब मीनार को बनवाया था दिल्ली के अंदर, ठीक है भाई। कुतुब मीनार आपने देखा ही होगा, ये देखो, इसके पीछे आपको मैं अगर हिस्ट्री बताऊं तो इन्होंने पहले कितने, देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, चार आपके कह सकते हो 4 फ्लोर बनाए थे। और कंप्लीट स्टार्टिंग करा देते हैं, और कंप्लीट कौन कराते हैं, इल्तुतमिश। तो 4 फ्लोर होते हैं। और फिर आगे जाके आप देखो जब तुगलक डायनेस्टी आती है दिल्ली के ऊपर, तो जो फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड रहता है, उस टाइम पीरियड पे क्या होता है, जो ऊपर लाइटिंग की वजह से, है ना, बिजली गिरती है तो ऊपर की बिल्डिंग डैमेज हो जाती है। तो जो वो है फिरोज शाह तुगलक, वो उसको रिपेयर भी कराते हैं कुतुब मीनार को, और एक फ्लोर और ऐड करा देते हैं कुतुब मीनार के ऊपर, जो कि 5th फ्लोर हो जाता है। आज की डेट में आप जाओगे तो 5th फ्लोर आपको मिलेंगे कुतुब मीनार के अंदर, ठीक है। और फिर आगे हम पढ़ेंगे, इसके बाद आएगी स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी। उसमें बताऊंगा कि ये आपकी जो मॉस्क है ना, आप कह सकते हो इसको मॉस्क नहीं, अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा, ठीक है, अलाई दरवाज़ा ये अलाउद्दीन खिलजी बनाते हैं। कुतुब मीनार कैसा कहते हैं कि कुतुब मीनार की जो एंट्री थी इसी गेट से होती थी, ठीक है, अलाई दरवाज़ा। तो ये भी ये अलाउद्दीन खिलजी बनाते हैं। इन्होंने स्टार्टिंग क्या कराई, कुतुब मीनार को बनाना स्टार्ट कराया बस, ठीक है, याद रखना। और ये आपका देखो 2.5 दिन का झोपड़ा मैंने आपको बताया सलीम चिश्ती साहब के लिए बनवाया था उनकी याद में अजमेर के अंदर, और ये है आपका अलाई दिन का झोपड़ा, ठीक है भाई। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इनकी डेथ कैसे होती है। इनकी डेथ होती है चौगन खेलते वक्त। चौगन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए चौगन क्या होता है। चौगन आपका एक गेम होता है जो कि हम पोलो कहते हैं ना, पोलो को ही चौगन कहते हैं, ठीक है। तो पोलो आप देखोगे हॉकी होती है मेनली, घोड़े के ऊपर बैठ के हॉकी खेली जाती है। तो घोड़े के ऊपर से गिर गए थे और इनकी फिर डेथ हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। और तो ऐसे इनकी डेथ होती है। और इसके अलावा आपको याद होना चाहिए या पता भी होना चाहिए कि इनका जो टॉम्ब है, टॉम्ब मतलब होता है कब्र, इनकी जो कब्र है वो कहाँ पे है, वो लाहौर के अंदर है, ठीक है भाई। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पता ही होनी चाहिए, ठीक है, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है और इतना आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम बात करते हैं आरम शाह के बारे में। जो आरम शाह होते हैं ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे होते हैं, ठीक है। और हालांकि इसके पक्का सबूत तो नहीं मिलते, पर काफ़ी ऐसे आप देखोगे जो पॉइट्स हैं,
है ना, वो इनको ये बोलते हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो राइटर्स है उस टाइम पीरियड के, कि वो आरम शाह हैं, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे ही थे। ठीक है भाई, तो हमारी एनसीईआरटी भी ये लिखती है, तो इसलिए हम यही बोलते हैं। इनका टाइम पीरियड रहता है 1210 में उनकी डेथ होती है कुतुबुद्दीन ऐबक की, और 1210 में ही गद्दी में बैठते हैं। और उसी समय आप देखोगे इल्तुतमिश जो होते हैं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या होते हैं, दामाद होते हैं, है ना, सन इन लॉ होते हैं, वो इनको हरा देते हैं, मतलब डिफीट करके वो गद्दी पे बैठ जाते हैं। तो इनका आप कह सकते हो कुछ ही टाइम पीरियड, कुछ ही मंथ का इनका टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, 1210 में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। इनके अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, जो मैं आपको बताऊंगा, तो देख लेते हैं। देखो, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे होते हैं, वीक रूलर होते हैं, इनकैपेबल होते हैं, ठीक है, पता होना चाहिए। और नसीरुद्दीन का बच्चा, अब देखो वीक होते हैं, ये जो हैं सिंध के ऊपर क्या कर देते हैं, रिबेल कर देते हैं, रिवॉल्ट स्टार्ट कर देते हैं, है ना, नसीरुद्दीन का बच्चा, और जिसकी वजह से आप देखोगे ये वहाँ पे वो कर देते हैं, रिवॉल्ट कर देते हैं, है ना, और उच्च और मुल्तान के कुछ फोर्ट्स, है ना, कुछ महल कैप्चर कर लेते हैं। फिर आप देखोगे, और फिर इन्हीं सब चीज़ों से ही तो हमें पता चल रहा है कि जो आरम शाह थे ये काफ़ी वीक रूलर थे। और फिर क्या होता है, फिर जो टर्किश चीफ्स हैं, है ना, टर्किश चीफ आप कह सकते हो, जो टर्किश नोबल्स हैं, जो वहाँ के मिनिस्टर थे, मतलब दिल्ली सल्तनत के मिनिस्टर, वो इल्तुतमिश को क्या करते हैं, बुलाते हैं कि भाई तुम दिल्ली आओ, इससे तो संभल नहीं रही, अब तुम इसको संभाल सकते हो, दिल्ली सल्तनत को तुम ही बचा सकते हो ना, नहीं तो रिवॉल्ट हो जाएगा और हमारी जो सल्तनत खड़ी है वो टूट जाएगी। और उस टाइम पे जो इल्तुतमिश होते हैं वो आप देखोगे दिल्ली आते हैं, है ना, इल्तुतमिश दिल्ली आते हैं। और आपको पता होना चाहिए उस टाइम पे इल्तुतमिश कौन थे, बडयून के गवर्नर थे। ठीक है, बडयून आपका एक उसके अंदर आपको जगह दिख जाएगी, यूपी के अंदर है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वहाँ के गवर्नर थे इल्तुतमिश। तो वो आते हैं दिल्ली और इनको आरम शाह को डिफीट करते हैं और दिल्ली के सुल्तान बन जाते हैं। ठीक है, छोटा सा टाइम पीरियड चलता है हमारे आरम शाह का, तो आपको पता होना चाहिए, इतना इनके बारे में पता होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, देखो आगे हम बात करते हैं शमशुद्दीन इल्तुतमिश की। ठीक है, इनका पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, शमशुद्दीन इल्तुतमिश। बहुत से लोग इसको इल्तुतमिश के नाम से भी जानते हैं, है ना, लेकिन पूरा नाम बहुत बार पूछा जाता है तो हमें पता नहीं होता, तो आपको याद रखना है शमशुद्दीन इल्तुतमिश। देखो भाई, इनका टाइम पीरियड चलता है आपका 1210 से 1236 तक, अच्छा खासा टाइम पे रहते हैं, है ना, इनके बारे में इतना पता होना चाहिए। और कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या थे, सन इन लॉ थे, दामाद थे, ये भी पता होना चाहिए। इन्होंने आरम शाह को डिफीट करा था और दिल्ली की गद्दी को कैप्चर किया था, है ना, ऑक्यूपाई किया था। इनको रियल, देखो आर आना चाहिए यहाँ पे, इनको रियल फाउंडर बोला जाता है दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, रियल फाउंडर मतलब कि अगर देखा जाए तो हम कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक अच्छे खासे रूलर थे, रूल करे गए थे, वो फाउंडर हैं। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन है कि रियल फाउंडर कौन है, क्योंकि उन्होंने सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया था, है ना, ये सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट करते हैं, पहले ऐसे रूलर होते हैं दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट करते हैं, टाइटल ऑफ सुल्तान, और इसीलिए हम इनको रियल फाउंडर भी बोलते हैं दिल्ली सल्तनत के, तो याद रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा देखो, अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनके टाइम पीरियड पे क्या थी कैपिटल, उन्होंने लाहौर बनाई थी पाकिस्तान के अंदर। और ये जो होते हैं शमशुद्दीन इल्तुतमिश, ये अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं लाहौर से दिल्ली के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखो, इन्होंने चहलगनी सिस्टम एक स्टार्ट करते हैं, चहलगनी सिस्टम, इसको आप कह सकते हो चालीसा भी बोलते हैं, रियल नेम इसका होता है तुर्कन चहलगनी। ठीक है, ये सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, इसको इंग्लिश के अंदर हम एक और नाम से जानते हैं, ग्रुप ऑफ 40s। ठीक है भाई, ग्रुप ऑफ 40s के नाम से भी जानते हैं इसको, कि 40 मेंबर का ग्रुप था। अब देखो इल्तुतमिश ने क्या बनाया, एक सिस्टम बना दिया ऐसा कि 40 मेंबर का ग्रुप बनाया, और जो इनकी इल्तुतमिश की एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेंगे, है ना, इनको सुझाव देंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसलिए इल्तुतमिश ने इनको बनाया। ठीक है, इनको सुल्तान के अंडर में ही रह के काम करना पड़ेगा। अब देखो आगे क्या होगा, आगे हम देखेंगे जैसे ही इल्तुतमिश की डेथ होगी तो यही चहलगनी जो है ना, जो ग्रुप ऑफ 40s है, 40 लोग क्या है, इनकी जो पावर है धीरे धीरे बढ़ जाएगी, है ना, धीरे धीरे बढ़ जाएगी, और सुल्तान को आप कह सकते हो एक कठपुतली की तरह नचाएंगे ये चहलगनी। ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में आगे। और देखो, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्होंने कुतुब मीनार को कंप्लीट कराया, मैंने आपको बताया था, स्टार्ट किसने कराया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कंप्लीट किन्होंने कराया, इल्तुतमिश ने। ठीक है, और जो यही वो वाले यल्दुज है ना, ताजुद्दीन यल्दुज, फिर से आ जाते हैं इल्तुतमिश से लड़ने के लिए, गजनी वाले, अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी हराया था इनको, है ना, और फिर से आते हैं 1215 AD के अंदर, और फिर होती है हमारी
कौन सी बैटल? थर्ड बैटल ऑफ तरेन, है ना। 2 बैटल हो रखी है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, ये होती है हमारी थर्ड बैटल ऑफ तरेन, और इल्तुतमिश और हमारा यलदुज के बीच में होती है, ये भी पूछी जाती है तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप देखो इस टाइम पीरियड पे क्या हो रहा होता है, ये वही टाइम पीरियड है जब हमारे चंगेज़ खान, है ना, चंगेज़ खान का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही खतरनाक और क्रूअल आप कह सकते हो पर्सन थे, रूलर थे, मंगोलियन थे, और मंगोल से वो घूम रहे थे पूरे में, जहाँ भी जाते थे तबाही मचा देते थे। ऐसा कहते हैं कि जहाँ भी वो जाते थे तो वहाँ पे लाइफ तो छोड़ो, इंसानों को तो छोड़ो, एक बिल्ली, कोई जानवर की भी लाइफ को बख्शते नहीं थे, है ना, उनको भी ख़त्म कर देते थे, मतलब बहुत तबाही, बहुत खून खराबा करते थे। तो अब देखो इस टाइम पे क्या था, अब जब हमारी इंडिया के अंदर दिल्ली सल्तनत चल रही है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत चल रही है, तो ये सपोज करो हमारा इंडिया है, इतने वाले पार्ट पे क्या चल रही है, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। और इसके साथ इधर एक एम्पायर है जिसको हम कहते हैं ख्वारिज्म एम्पायर, ठीक है, ख्वारिज्म एम्पायर था एक यहाँ पे। और अब ये जो ख्वारिज्म एम्पायर है, अब चंगेज़ खान इसके ऊपर अटैक करता है, ठीक है। अब इसके जो रूलर होते हैं उनको तो मार देता है, लेकिन उनके जो राजकुमार होते हैं, प्रिंस होते हैं, ठीक है, वो बच के भाग जाते हैं। अब वो बच के भाग के इंडस रिवर क्रॉस कर लेते हैं। इंडस रिवर क्रॉस करते ही इसका मतलब वो किसकी उसमें आ गए, टेरिटरी में आ गए, वो आ गए दिल्ली सल्तनत की टेरिटरी में। तो वो फिर आते हैं इल्तुतमिश के पास, जो कि दिल्ली में बैठे होते हैं, कि भाई मुझे शरण चाहिए, है ना, तुम मुझे रहने दो यहाँ पे, बचा लो चंगेज़ खान से। तो इल्तुतमिश उनकी हेल्प नहीं करते, उनको मना कर देते हैं। क्यों मना करते हैं? क्योंकि इल्तुतमिश को पता होता है अगर उन्होंने इसकी हेल्प करी तो जो चंगेज़ खान आधी दुनिया को तबाह करके आ रहा है ना, वो दिल्ली के ऊपर भी तबाही मचा देगा। और अगर ये इनकी हेल्प करते तो चंगेज़ खान से डायरेक्ट दुश्मनी हो जाती उनकी, ठीक है। तो ऐसा भी कहते हैं कि इन्होंने उसको मना कर दिया, जिसकी वजह से इल्तुतमिश ने, आप कह सकते हो कि चंगेज़ खान से के अटैक से दिल्ली को बचा लिया। नहीं तो आज हम इनके बारे में यहाँ तक पढ़ रहे होते, इसके बाद फिर हमारी हिस्ट्री कुछ हो रही होती, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। ही सेव्ड सल्तनत फ्रॉम डिस्ट्रक्शन बाय द चंगेज़ खान, ठीक है। उनके जो मंगोल्स थे आपको पता ही है। और देखो उनका नाम जो मैं बता रहा था आपको, ख्वारिज्म प्रिंस, उनका नाम क्या है? जलालुद्दीन मकबरानी, ठीक है, नाम याद रखना है, जलालुद्दीन मकबरानी इनका नाम था इन प्रिंस का। और उनसे बचा लेते हैं, उनको शरण नहीं देते, तो चंगेज़ खान के अटैक से दिल्ली को बचा लेते हैं। आगे देखो, आगे इन्होंने 2 कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस किए, है ना। 2 कॉइन्स इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट के अंदर। एक आपका टंका, जो कि सिल्वर कॉइन होता है, सिल्वर का होता है ना, सिल्वर कॉइन है आपका टंका। और एक आपका होता है जीतल, जीतल होता है आपका कॉपर कॉइन। तो ये देखो आपको कॉपर कॉइन भी दिखेगा, ये है हमारा जीतल, ठीक है। दोनों कॉइन याद रखने हैं। और आप आगे देखोगे, आगे जैसे हम बढ़ेंगे आपको कई ऐसे रूलर्स मिलेंगे जो ये फिर से री इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना। कोई रूलर बंद कर देंगे इन्हीं को, और कोई रूलर इनके साथ साथ और भी एक्स्ट्रा कॉइन यूज़ करते हैं, मतलब इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट के अंदर। तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो एग्जाम में तो वो क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि भाई बताओ कि इनके द्वारा 2 कौन से कॉइन्स थे जो इंट्रोड्यूस किए थे। टंका सिल्वर का था, गोल्ड का था, कॉपर का था, किसका था? तो टंका आपका सिल्वर कॉइन था, है ना, और जो कॉपर कॉइन था वो था आपका जीतल। तो याद रखना है, इल्तुतमिश ने इनको इंट्रोड्यूस किया था मार्केट के अंदर, ठीक है भाई। टंका आपका सिल्वर और जीतल आपका कॉपर कॉइन। आगे देखते हैं इनके बारे में। अब आगे आती हैं इनकी बेटी रज़िया सुल्तान। अब देखो, जब इल्तुतमिश की डेथ होती है ना, इल्तुतमिश की डेथ होती है तो इनके बेटे होते हैं जैसे कि बहरम शाह। पर वो इनके जितने भी बेटे होते हैं सारे कैपेबल नहीं होते, है ना, कैपेबल नहीं होते और वीक रूलर्स होते हैं। तो लेकिन ये चाहते हैं जो इल्तुतमिश थे कि भाई मेरी बेटी जो है ना, वो क्या बने, वो अगली सुल्तान बने दिल्ली की। अब हालांकि इतना आसान नहीं था उनके लिए भी, क्योंकि आप देखो ये आज की बात नहीं हो रही है, आज से कई सालों पुरानी बात हो रही है, हज़ारों सालों पुरानी बात हो रही है ना। उसमें क्या होता था, उसमें आप देखोगे कि जो रज़िया सुल्तान थी हमारी, अब ये लड़की थी और लड़कियों को अलाउड नहीं था कि भाई वो बाहर मार्केट में भी जाएं प्रॉपरली, है ना। और इवन कि उनको आप देखोगे घर के अंदर रखा जाता था, पर्दे के अंदर रखा जाता था, है ना। तो अब लोगों को ये एक्सेप्टेड नहीं था या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि एक फीमेल, है ना, मेल को क्या करे, मतलब ऑर्डर्स दे, उन अपनी बात, हम एक फीमेल की बात माने। तो उस टाइम पे आप देखोगे तो सोसाइटी के अंदर ये सारी चीज़ें ही थी। तो इस वजह से काफ़ी इनका विरोध भी होता है इल्तुतमिश का स्टार्टिंग में। पर इल्तुतमिश अपने नोबल्स को, है ना, और चहलगनी सिस्टम है उनको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, तो रज़िया सुल्तान अगली सुल्तान बनती है। हालांकि खुश नहीं होते लोग, है ना, इनके सुल्तान बनने से। और आप देखोगे जब इनका टाइम पीरियड चल रहा होता है एज अ सुल्तान, तो
इनके बीच में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है जो क्रिएट करते हैं चहलगनी सिस्टम। अब ये टाइम आता है, मैंने आपको बताया जो चहलगनी सिस्टम इन्होंने बनाया इल्तुतमिश ने, ग्रुप ऑफ 40s, उसको भी क्या होता है कि जो जो चहलगनी सिस्टम इन्होंने बनाया था ना 40 लोगों का ग्रुप, अब उन इल्तुतमिश के डेथ के बाद क्या होता है, ये जो 40 ग्रुप, ये 40 लोग हैं, ये अपने आप को थोड़ा सुपीरियर मानने लगते हैं, है ना, कि अब इल्तुतमिश ने तो इनको किस लिए बनाया था, ताकि ये हेल्प करे इल्तुतमिश की, लेकिन अब ये आप कह सकते हो कि जो सुल्तान थे उनको अपने अंडर में रखने लगे, अब यही इंटरफेयर करने लगे सुल्तान की पावर्स के अंदर, है ना, हम देखेंगे आगे भी देखेंगे, आगे बात करेंगे इस बारे में। और तो ये सिस्टम चलता है अभी तक, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब बात करते हैं रजिया सुल्तान की। इनका टाइम पीरियड चलता है आपका 1223 से लेके 1240 तक, ठीक है, याद रखना है। और फर्स्ट और लास्ट वुमेन मुस्लिम रूलर है मिडिवल इंडिया की, पूरी मिडिवल इंडिया के अंदर आपको कोई भी एक लड़की जो मुस्लिम रूलर है ना, मुस्लिम लड़की है, वो रूलर नहीं मिलेगी, है ना, मिडिवल इंडिया की, तो आपको पता भी होना चाहिए। और दिल्ली की तो है ही, दिल्ली सल्तनत की आएगी तो भी रजिया सुल्तान है, डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, याद होना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया पहले औरतों को पर्दे के अंदर रखा जाता था, इन्होंने क्या करा, पर्दे सिस्टम को रिजेक्ट करा, है ना, रिजेक्टेड पर्दा। ये देखो सिस्टम की स्पेलिंग गलत लिखी है यहाँ पे, सिस्टम, ठीक है, पर्दा सिस्टम को क्या करा, रिजेक्ट करा, पता होना चाहिए। और इन्होंने क्या एक्सेप्ट किया, क्यूबा, क्यूबा होता है आपका ब्लेजर, आपने देखा होगा ना, हैरी पॉटर भी पहनता है, ब्लेजर पहनता है ना, और तो उस टाइप से ब्लेजर ये पहनती थी रजिया सुल्तान, ठीक है, और फोटो में तो नहीं दिख रहा, और ऊपर कैप लगाती थी, कैप को बोला जाता था कूला, ठीक है। तो पूछा जाएगा क्यूबा और कूला, है ना, किन्होंने मतलब एक्सेप्ट करा या फिर इंट्रोड्यूस करा, तो इन्होंने, ठीक है, रजिया सुल्तान ने। ये ब्लेजर हो गया आपका, एक कोट टाइप, है ना, ब्लेजर टाइप पहनती थी नीचे, और ये आपका होगा कूला, कूला मतलब कैप, है ना, कैप आपको दिखेगी, जो ताज है, ताज के नीचे कैप, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये इन्होंने स्टार्ट करा रजिया सुल्तान ने। इसके अलावा देखो इन्हीं के टाइम पीरियड पे लाहौर और सिरहिंद में क्या हो जाता है, रिबेलियन स्टार्ट हो जाता है। जब पता चलता है कि भाई लड़की एक रूलर बन रही है, सुल्तान बन गई, तो अलग अलग जो गवर्नर्स होते हैं अलग अलग जगहों पे इनकी टेरिटरी में, अब वो कुछ एक्सेप्ट करते हैं, है ना, कुछ नहीं कर पाते, तो कहते हैं भाई हम नहीं मानते किसी लड़की सुल्तान को, हम मर्द है ना, हमारी उनकी मेल ईगो जाग जाती है, तो वो फिर वही चीज़ करते हैं कि भाई हम नहीं मानते, इंडिपेंडेंट कर लेते हैं, है ना। तो रजिया भी जाती है, खुद जाती है रजिया, है ना, कहाँ पे जाती है, अजय कोई लाहौर सिरहिंद यहाँ पे जाती है, और लाहौर जाती है, लाहौर के जो गवर्नर होते हैं उनको हरा के, है ना, खुद जाती है हरा के, और उनको आप कह सकते हो अपने अंडर में ले लेती है कि भाई अब तू हार गया है, अब तो झुकना पड़ेगा मेरे आगे, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, है ना, ये सीन हो जाता है। फिर उसके बाद आप देखोगे क्या होता है, और जब ये सिरिंद आती है ना, एक फिर से आप इंटरनल रिबेलियन स्टार्ट हो जाता है। और क्योंकि देखो चहलगली सिस्टम में जो चहलगली के लोग थे ये भी खुश नहीं थे रजिया के राजा बनने से, है ना, सुल्तान बनने से, ये बस मान गए थे कि हाँ ठीक है, ऊपर ऊपर से बाहर से तो हम विरोध नहीं कर सकते ना कोई भी किसी का, सुल्तान का, तो इसलिए हाँ ठीक है, इनके पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन खुश नहीं थे और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ही रहे थे, ठीक है भाई। तो आप देखोगे उसके बाद क्या होता है, इंटरनल रिबेलियन हो जाता है फिर से स्टार्ट, और जिसकी वजह से यादूत खान, अब यादूत खान एक नया करेक्टर आया, ये एक स्लेव था, है ना। देखो इस टाइम पे जो स्लेवरी सिस्टम आपको काफ़ी कॉमन मिलेगा दिल्ली सल्तनत में, अफगान में, टर्किश में, इस टाइम पीरियड पे क्या था, स्लेवरी सिस्टम काफ़ी कॉमन है, और स्लेव को खरीदा और बेचा जाता था, ठीक है। और जो स्लेव होते थे, जिसके मालिक इनके जो मालिक होते थे, अपने मालिक के प्रति ये काफ़ी आप कह सकते हो फेथफुल और लॉयल रहते थे, ठीक है। तो जो यादूत खान थे ये भी एक स्लेव थे, ये अफ्रीका के स्लेव थे, ठीक है, अफ्रीकन स्लेव थे, पता होना चाहिए आपको। और ऐसा भी नोबल्स ने भी इल्ज़ाम लगाते हैं रजिया सुल्तान के बारे में कि भाई इनके रिलेशन रहते हैं, है ना, और ये अपनी एक लड़की की मर्यादा को पार कर रही हैं, और एक लड़के के साथ इनके अच्छे रिलेशन नहीं है, मतलब कुछ ज़्यादा दोस्ती दिखा रही है ना, दोस्तीदारी में पड़ी हुई है, तो ऐसे वो लगाते हैं चहलगनी की जो इनके नोबल्स वगैरह होते हैं रजिया के बारे में, और ये चीज़ रहती है। तो जब ये सिरहिंद में रहते हैं फिर से एक रेबेलियन स्टार्ट हो जाता है, तो लड़ाई में क्या होता है, जो यादूत खान थे इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और जो रजिया थी इनको क्या कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं, कहाँ पे, भटिंडा के अंदर एक किला था, किला मुबारक, उस किले के अंदर रजिया को किडनैप करके रख लेते हैं, ठीक है भाई। और कौन रखते हैं, जो जिसके अंडर में रखते हैं वो उनका नाम होता है अल्तुनिया, और ये वही अल्तुनिया है। फिर आगे जाके जेल में रह के ही रजिया सुल्तान को आप कह सकते हो प्यार हो जाता है अल्तुनिया से, और अल्तुनिया से इनकी शादी होती है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये रजिया की चालाकी थी कि भाई उसने अपने जो उनका वो था केयर टेकर था, है ना, उससे शादी कर ली और बाहर निकलने के लिए शादी की थी, और प्यार का उनको बताया कि प्यार हो गया है और शादी हो गई, और शादी की और फिर ऐसे बाहर आई। अब सच तो नहीं पता क्या था सच क्या नहीं था, लेकिन यही है, तो जो हमारी एनसीईआरटी में लिखा है हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है भाई।
और रजिया को इनको मार देते हैं यादुल खान को, और ये रजिया को कहाँ पे, ताबर हिंद में ही आप कह सकते हो भटिंडा के अंदर क्या कर लेते हैं, जेल में डाल देते हैं। ठीक है भाई, और कौन सा किला, किला भी इंपॉर्टेंट है, किला मुबारक याद रखना है, भटिंडा के अंदर है। इसके अलावा आप देखोगे जो रजिया है ना, उनके जो कैप्टर थे, कैप्टर बोला जाता है जो पर्सन मतलब रखता है, किसी कैदी को रखता है, उसका जो हेड होता है ना, उसको बोला जाता है कैप्टर। तो अपने जो कैप्टर थे इनके अल्तुनिया, उनका नाम याद रखना है अल्तुनिया, जो कि गवर्नर थे भटिंडा के, है ना, भटिंडा इनके अंडर में था। तो इनसे इनको आप कह सकते हो प्यार हो जाता है, और इनसे फिर इनकी शादी हो जाती है। ठीक है, किसकी, रजिया सुल्तान की अल्तुनिया से। फिर आप देखोगे रजिया सुल्तान और अल्तुनिया फिर अब ये जोश में आ जाते हैं कि भाई ठीक है, अब दिल्ली की गद्दी वापस लेनी है, और चहलगनी वहाँ पे आतंक मचा रहे होते हैं। तब तक वो अपने में लगे रहते हैं कि अब सुल्तान कौन बनेगा, अगला सुल्तान की बारी है भाई, इसको बना देते हैं, इसको बना देते हैं, नहीं नहीं ये बनना चाहिए, वो अपने में लगे हैं, है ना, कि सुल्तान बनना है उनको। और यहाँ पे रजिया और आप कह सकते हो अल्तुनिया ये जा रहे होते हैं दिल्ली। तो रास्ते में ही आप देखोगे फिर से अब एनसीईआरटी कहती है कि चोर इनको मार देते हैं, है ना। तो लेकिन यही है कि इनके जो भाई की होती है, रजिया का एक भाई होता है बैरम शाह, उनकी आर्मी के साथ इनकी लड़ाई हो जाती है। दिल्ली जीत नहीं आ रहे होते, दिल्ली के ऊपर आ रहे होते, दिल्ली आ रहे होते हैं, है ना। तो वहाँ से उनकी जो बैरम शाह है, रजिया के भाई, इनकी आर्मी इनको और अल्तुनिया को मार देती है जंगल में ही, है ना। एनसीईआरटी कहती है रॉबर्ट्स इनको मारते हैं। तो एक ही बात है ना। और कहीं कहीं पे लिखे आपको बुक्स में मिलेगा कि बैरम शाह की आर्मी इनको मार देती है। ठीक है, बैरम शाह कौन होते हैं, ब्रदर होते हैं रजिया के। ठीक है भाई, पता होना चाहिए, ब्रदर ऑफ रजिया याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और फिर इतना आपको पता होना चाहिए। और फिर आप देखोगे इन दोनों की जो कब्र है, रजिया की और अल्तुनिया की कब्र कहाँ पे है, कैथल के अंदर है। कैथल आपका आप कह सकते हो हरियाणा के अंदर है। और जो कैथल है इसको किससे बनाया गया है, ईंटों से बनाया गया। ये भी बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है, लास्ट प्रीवियस ईयर में आया हुआ है क्वेश्चन कि भाई बताओ जो इनकी कब्र है किससे बनी गई है, बेक्ड ब्रिक्स। बेक्ड ब्रिक्स अगर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था, वहाँ पे सबसे पहली बार मैंने आपको जिक्र करा था बेक्ड ब्रिक्स का। ठीक है, तो याद होना चाहिए आपको कि जो भुनी हुई जली हुई आप कह सकते हो भट्टी में जो आग से तपी हुई ईंटें होती हैं, है ना, उनसे इनकी कब्र बनाई थी। टॉम मतलब होता है कब्र। तो इतना आपको रजिया सुल्तान के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो अब क्या रहता है, पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन रहता है यहाँ पे, है ना। ये जो पूरी सल्तनत चलती है हमारी, कभी कोई राजा बनता है, छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए बनते हैं, और कभी कोई बनता है, कभी कोई बनता है। जो चहलगनी है यही आपस में एक दूसरे को मारते रहते हैं, राजा बनते रहते हैं। तो अभी कौन बनता है, अभी उनका भाई बनता है, गद्दी पे आ जाता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, जिनका नाम होता है, अरे यार एक मिनट, ठीक है, इनके भाई का नाम क्या होता है, बहरम शाह। इनका टाइम पीरियड 2 साल के लिए बनता है, 1240 से 42 तक। ठीक है, और इल्तुतमिश का बेटा होता है, तो आप समझ जाओ रजिया का भाई हुआ। और आप कह सकते हो टर्किश नोबल्स, जो चहलगनी सिस्टम थे, चहलगनी जो उन्होंने बनाया था, किन्होंने बनाया था, इल्तुतमिश ने, उन्हीं के इशारों पे ये काम करता है, क्योंकि वही इसको सपोर्ट करते हैं राजा बनने के लिए। ठीक है, उन्हीं के इशारों पे काम करता है। और आप देखोगे ये एक नई पोस्ट बनाता है जिसका नाम है नायब, नायब के नाम से भी जानते हैं, और इसका पूरा नाम नाइबे मामलिकत। ठीक है, ये आप कह सकते हो राजा से एक छोटी पोस्ट होती है ना, एक छोटी पोस्ट, आज जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, या फिर ऐसे आप कह सकते हो एक किंग है, प्रेसिडेंट को किंग बोला जाता है, उससे एक पोस्ट नीचे वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी पोस्ट होती है ना, एक पोस्ट नीचे। याद रखना है, क्वेश्चन आ जाएगा, नाइब ए मामलिकत किसने पोस्ट बनाई थी, किसके टाइम पीरियड पे बनी थी, तो बहरम शाह के टाइम पीरियड पे बनी थी, जो कि रजिया सुल्तान के भाई थे, इल्तुतमिश के बेटे थे। ठीक है, इसका मतलब होता है डिप्टी ऑफ किंग, ये वाली पोस्ट इनके टाइम पीरियड में बनती है। इसके बाद आप देखोगे इनका भी मर्डर हो जाता है, इनके ही एक मिनिस्टर इनको मार देते हैं और खुद गद्दी पे बैठ जाते हैं। मतलब अब यही चलता रहेगा काफ़ी टाइम तक। ठीक है, अब कौन बनता है, मसूद शाह, इंपॉर्टेंट रूलर। ये भी आप देखोगे 1242 से 46 तक रहते हैं, फिर इनको भी मार देते हैं। फिर कौन बनता है, नसीरुद्दीन महमूद। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं, नसीरुद्दीन महमूद। अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो मेन कैरेक्टर आएंगे बलबन, है ना, घियासुद्दीन बलबन। जो घियासुद्दीन बलबन होंगे वो इनकी हेल्प करते हैं नसीरुद्दीन महमूद की, इनको गद्दी पे बिठा देते हैं। ठीक है, अब क्यों बिठाते हैं, तो वो भी देखो, ये बलबन है ना, अब बात करेंगे इनके बारे में। तो जो बलबन है ये काफ़ी चालाक होते हैं, ये भी चहलगनी का ही पार्ट होते हैं, है ना, चहलगनी सिस्टम का ही पार्ट होते हैं, और इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पे होते हैं। जब चहलगनी इल्तुतमिश बनाते हैं तभी ये रहते हैं चहलगनी सिस्टम में। तो बलबन सोचते हैं, दिमाग से खेलते हैं कि भाई मैं ना इसको बना देता हूँ, है ना, नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान। खुद तो बैठता नहीं, क्योंकि खुद ये पीछे से खुद ये नायब की पोस्ट ले लेते हैं। जो डिप्टी वाली पोस्ट अभी बनाई थी इन्होंने, बहरम शाह ने, ये वाली, इस वाली पोस्ट पे बलबन खुद बैठ जाते हैं, और नसीरुद्दीन महमूद को किंग बना देते हैं, सुल्तान बना देते हैं, और अपने इशारों पे
उनको चलाते हैं, और जो नसीरुद्दीन होते हैं ये भी काफ़ी कम उम्र में ही बन जाते हैं सुल्तान। तो ये भी इन दोनों के बीच में अच्छे रिलेशन होते हैं ना, अच्छा उनका आप कह सकते हो उनका विश्वास जीत लेते हैं बलबन, और ऐसे इनका काम चल रहा होता है। ठीक है भाई, तो देखो बलबन प्लेज द इनएक्सपीरियंस, है ना, काफ़ी यंग होते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं नसीरुद्दीन, जो कि ग्रैंड सन होते हैं इल्तुतमिश के। अब इनको गद्दी पे बैठा देते हैं, ये बाकियों को ये कहते हैं कि भाई देखो जो इल्तुतमिश थे उन्हीं का ही खून, उन्हीं का ही वंश आगे बढ़ रहा है ना, ताकि कोई उंगली ना उठा सके। तो ये चीज़ चलती है। और आप देखोगे खुद अपने आप को नायब की पोस्ट रखते हैं, नायब मतलब होता है डिप्टी, मैंने आपको बताया ऊपर, है ना, डिप्टी की पोस्ट मतलब एक राजा से, सुल्तान से एक पोस्ट नीचे रखते हैं। अब जो बलबन है वो चालाकी करते हैं, यहाँ पे चालाकी भी खेलते हैं। देखो वहाँ पे अब राजा बनना है तो चालाकी तो करनी पड़ेगी। तो बलबन क्या करते हैं, अपनी बेटी की शादी नसीरुद्दीन से करवा देते हैं, है ना, ताकि इनकी और ज़्यादा पॉलिटिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन जाए इनकी। ठीक है, ये होता है। और फिर आप देखोगे इनकी शादी हो जाती है, इनकी बेटी की शादी नसीरुद्दीन से। और फिर आप कह सकते हो टाइम आने पर बलबन नसीरुद्दीन को मार देते हैं, जब उनको लगता है कि नहीं अब मेरा काफ़ी मतलब पावर आ चुकी है ना, पावर एक हवा बन चुकी है मेरी पूरे उसमें दिल्ली सल्तनत में। तो क्या होता है, ये जो है बलबन ये नसीरुद्दीन को मार देते हैं ना, मर्डर कर देते हैं उनका। और ये हमें कौन कहता है, इब्न बतूता और आपका इसामी, है ना। उस टाइम के आपको पता होना चाहिए, ये ट्रैवलर भी थे, राइटर थे, तो इनसे ये भी अपनी बुक में लिखते हैं कि जो बलबन थे उन्होंने इनको मारा था, है ना, नसीरुद्दीन को। तो इतना पता हो गया। अब देखो क्या होता है, अब जो लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं स्लेव डायनेस्टी के, कौन होते हैं हमारे घियासुद्दीन बलबन। और आपको पता होना चाहिए जो हमारे घियासुद्दीन बलबन है ना, ये एक चहलगनी सिस्टम का पार्ट थे। अब चहलगनी सिस्टम का पार्ट थे, अब देखो क्या होता हुआ आ रहा है, कोई चहलगनी किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है ना, यही सब चल रहा है पूरी दिल्ली सल्तनत में। तो अब ये देखो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इंपॉर्टेंट और पावरफुल रूलर थे, पावरफुल भी थे, है ना, और काफ़ी लंबे टाइम तक इन्होंने रूल करा, दिमाग था इनके अंदर, बहुत स्ट्रांग थे। और एक दिल्ली सल्तनत को इस टाइम पीरियड पे एक ऐसे राजा की ज़रूरत भी थी, है ना, कि जो उनको काफ़ी थोड़े लंबे टाइम तक चलाए और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर हो, है ना। एक अब सामने देखा सारे वीक रूलर आ रहे हैं, कभी कोई मार रहा है, कभी कोई किसको मार रहा है। तो अब पूरी जो सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत है, इनको क्या हो रहा है, इनके पास कोई एक परमानेंट रूलर नहीं मिल रहा और एक पावरफुल रूलर नहीं मिल रहा, है ना। प्रजा भी सोच रही है भाई क्या ही चल रहा है, कभी कोई किसी को मार रहा है, कभी कोई किसी को मार रहा है। तो अब घियासुद्दीन बलबन बन जाते हैं राजा। अब देखो इनको उलुग खान के नाम से भी जानते हैं ना, उलुग खान नाम याद रखना है। उलुग खान इनका पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, उलुग खान कौन थे, घियासुद्दीन बलबन, नाम याद रखना है। अब देखो आगे आपको मिलते जुलते नाम भी मिलेंगे दिल्ली सल्तनत में, जैसे कि एक हम पढ़ेंगे घियासुद्दीन तुगलक, ठीक है, तो वो अलग हैं, वो तुगलक डायनेस्टी के हैं। ये हैं घियासुद्दीन बलबन, इनको बलबन के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। और उलुग खान पूरा नाम भी पता होना चाहिए, घियासुद्दीन बलबन, ठीक है। इनका टाइम पीरियड चलता है आपका 1266 से 87 तक, ठीक है। और ये डायनेस्टी कब तक रहती है, 90 तक बात करेंगे। इन्होंने टाइटल कौन सा लिया, नायब का, नायब मामलिकत और आपका किंग मेकर। किंग मेकर क्यों, क्योंकि उन्होंने देखा नसीरुद्दीन को इन्होंने बनाया था, राजा बनाया था ना, और उनके एक नायब बन के रहे। तो ये टाइटल भी ये लेते हैं कि भाई अब मैं डायरेक्ट तो राजा नहीं हूँ, मैं बस ये हूँ, है ना। और आप देखोगे इन्होंने अब राजा बनते ही क्या करा, अब पता है कि भाई चहलगनी तो है, अब ये राजा बन गए। अब चहलगनी सिस्टम कहीं भाई इनको भी तो खतरा है ना। अब इन्होंने देखा कि भाई कोई चहलगनी किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, तो अब इन्होंने अब ये राजा बने। सबसे पहले राजा बनते ही इन्होंने क्या करा, जितने भी चहलगनी बचे हुए थे उन सबको मरवा दिया, है ना, ताकि इनका रास्ता आगे तक के लिए साफ हो जाए। उनको मरवा देते हैं और ये जो सिस्टम चल रहा था चहलगनी सिस्टम, इसको भी खत्म करा देते हैं, ठीक है। पता होना चाहिए चहलगनी सिस्टम को स्टार्ट कौन कराते हैं, इल्तुतमिश, खत्म कौन कराते हैं, घियासुद्दीन बलबन, याद होना चाहिए, ठीक है भाई। आगे देखो अपनी जो पोजीशन थी इनको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, है ना, ये लोगों से क्या कहते हैं कि एक उस टाइम पे ईरान, मतलब काफ़ी पहले ईरान के किंग थे, काफ़ी फेमस किंग थे, काफ़ी पावरफुल किंग थे, मुस्लिम रूलर थे, अफरसियाब, ठीक है, अफरसियाब थे। तो ये कहते हैं लोगों से, ये अपने आसपास के नोबल से, ताकि उनका हवा बने, है ना, लोगों में इनको जाने कि भाई मैं अफरसियाब का डिसेंडेंट हूँ, डिसेंडेंट मतलब वंशज हूँ, है ना। अब लोग तो उनको बहुत मतलब महान मानते थे अफरसियाब को, तो उस तरीके से लोग भी इनकी रिस्पेक्ट करते थे, है ना, पता होना चाहिए। इसके अलावा अब देखो ये वही टाइम पीरियड है जब तक लोग भी, नोबल्स भी, है ना, काफ़ी लोग अब भूल चुके हैं कि सुल्तान कैसा होता है, क्योंकि पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन था, काफ़ी लंबा टाइम पीरियड बीच में आ गया कि भाई सुल्तान कैसा होता है, उसकी पोजीशन कैसी होती है ना, रिस्पेक्ट नहीं करते थे लोग। अब सोचते थे हाँ ठीक है,
अब जनरेशन बढ़ती है ना, तो आप देखोगे रिस्पेक्ट भी कम हो जाती है अगर आपको कठोरपन ना मिले उसके अंदर। सुल्तान अगर कठोर ना हो, हार्श ना हो, तो अपनी पोजीशन को आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं एक सुल्तान की पोजीशन को ऊपर लाने में। अभी तक हमने देखा सुल्तान इल्तुतमिश तक ऊपर थी, उसके बाद थोड़ी नीचे आ गई पोजीशन, है चहलगनी की ज़्यादा चलने लगी इनके अंदर, तो फिर से सुल्तान को सुप्रीम बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और आपको पता होना चाहिए क्या, जो लोग थे काफ़ी हार्श हो जाते हैं, जो लोग थे उनके साथ काफ़ी हार्श, जो नॉबल्स थे उनके साथ हार्श, पब्लिक को थोड़ा मतलब समझते तो हैं, काम करते हैं पब्लिक के लिए भी, लेकिन थोड़ा हार्श रहते हैं, है ना, ताकि इनकी वो बने कि भाई मैं सुल्तान हूँ तो मेरे अंडर में ही रहना पड़ेगा तुम लोगों को। तो नोबल्स के ऊपर भी काफ़ी कंट्रोल रखते हैं, अपने जासूस बिठाते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी करते हैं। ठीक है, बात करेंगे इसके अलावा। अब देखो आप, जो भी इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, इंपॉर्टेंट पोस्ट इनकी गवर्नमेंट के अंदर, उनके अंदर ये क्या करते हैं, अब इनको देखो खतरा भी तो है, अब ये उसी बैकग्राउंड से आ रहे हैं कि जहाँ पे देखा है कि उन्होंने कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, तो इसके लिए, है ना, अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और सेफ रहने के लिए, खुद को सेफ करने के लिए, अब ये जो जितने भी पोस्ट होती है, जो भी आप देखोगे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, बड़ी बड़ी पोस्ट होती है, उनमें ये सिर्फ और सिर्फ जो नोबल फैमिली होती है इन्हीं को ही रखते हैं, है ना। ऐसा ना हो कि कोई, अगर मैं किसी जो नोबल फैमिली का नहीं है, नोबल फैमिली मतलब कि जो राज घराने का नहीं है, उसको मैं वो बना दूं, है ना, कोई आप कह सकते हो मिनिस्टर बना दूं, तो कैसा ना हो कल को वो मुझे ही मार दे, है ना। तो जिससे मतलब ये जानता था, जो जान पहचान के लोग थे, जो राजघराने के लोग थे, उन्हीं को ही ये बड़ी बड़ी पोस्ट पे बिठाते थे, पता होना चाहिए। आगे देखो, इन्होंने जो इनका मिलिट्री डिपार्टमेंट था उसको भी, उसके अंदर भी काफ़ी रिफॉर्म्स करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं उसको, और उसको क्या बोला जाता था, दीवाने अर्ज। नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है दीवाने अर्ज की कौन था, मिलिट्री डिपार्टमेंट को दीवाने अर्ज कहते हैं। ठीक है भाई, और मैंने बताया था जासूस वगैरह भी बिठाते थे, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में इनके जासूस होते थे, जो कि इनको एक तो ऑफिशियली न्यूज़ आ रही है ना, रिकॉर्ड आ रहा है कि भाई इतना ये हुआ है, इतना टैक्स आया है, इतना ये हुआ है, यहाँ पे खर्चा हुआ है, वो सब चल रहा है ना ऑफिशियली, और जासूस भी इनको न्यूज़ दे रहे हैं अपनी हर जगह की, ताकि कोई इनके खिलाफ साजिश ना करे, है ना। तो ये चीज़ें भी चलती हैं, तो इससे पता चलता है कितना दिमाग था इनके अंदर, है ना। और आप देखोगे इनके टाइम पीरियड पे जो मंगोल्स थे वो फिर से आते हैं, अटैक करते हैं। एक इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पे चंगेज़ खान वाला मैंने केस बताया आपको, और फिर आप देखोगे बलबन के टाइम पीरियड पे भी आते हैं, अटैक करते हैं, और बलबन भी आप कह सकते हो अच्छे रिलेशन बना के रखते हैं मंगोलियन से, साथ में आ गए होते हैं। ठीक है, मंगोलियंस भी, तो मंगोल के कमांडर थे हलाकू खान, है ना, उनके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखते हैं। हालांकि बाद में हलाकू खान अटैक भी कर देते हैं इनके ऊपर, लेकिन घियासुद्दीन बलबन उनको डिफीट कर देते हैं, अपने आप को अच्छी तरह आप कह सकते हो कि मैनेज करके रखते हैं ना, उनको अपनी टेरिटरी को गंवाने नहीं देते ज़्यादा। और फिर आप देखोगे 1287 के अंदर इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और इनकी डेथ हो जाती है 1287 AD में। और फिर इनके बाद देखोगे 2-3 रूलर्स और आते हैं, ठीक है, और आप देखोगे लगभग 1290 तक हमारी जो स्लेव डायनेस्टी होती है ये ख़त्म हो जाती है, और इस 1290 के बाद हमारी जो अगली डायनेस्टी आती है उसका नाम होता है खिलजी डायनेस्टी। तो ठीक है, ये स्लेव डायनेस्टी हम यहीं तक पढ़ेंगे, क्योंकि यही मैंने बताया, बीच में 1-2 रूलर्स और भी मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया था, 4 इंपॉर्टेंट रूलर्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, और उसके बाद रज़िया सुल्तान, और फिर आपके फोर्थ कौन है, घियासुद्दीन बलबन। ठीक है, इतने आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, और इससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम में भी नहीं आएगी, और इतनी मोर देन एनफ है। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन। तो चलो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, और अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसके अंदर हम खिलजी डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले जो देखेंगे खिलजी जो थे, इन्हीं के गवर्नर थे, फिर अपने आप को अटैक करते हैं इनके ऊपर, और बात करेंगे इनके बारे में क्या चलता है, कैसे चलता है। तो अगली जो क्लास होगी हमारी दिल्ली सल्तनत का पार्ट 2 आएगा, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी को। 2 रूलर पढ़ेंगे, जलालुद्दीन खिलजी और हमारे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, उनके बाद में देखेंगे और कैसे स्टार्टिंग कैसे होती है उनकी, और फिर उनका टाइम पीरियड में क्या क्या होता है, और फिर कैसे उनका डाउनफॉल होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और ये जो PDF है, जो PDF से मैंने आपको बताया समझाया, अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।